शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आइए चलते हैं आज की कहानी की जानिब। हमारे पड़ोस में खाला शब्बो रहा करती थीं। शहाब उनका बेटा था। इसकी बाजार में कपड़े की दुकान थी। एक रोज करीबी कस्बे से कुछ ख्वातीन कपड़ा खरीदने आए। उन्हीं में एक लड़की सायरा भी थी, जिसने खुद को चादर से ढांप रखा था। सायरा जब अपने लिए जोड़ा पसंद कर रही थी, इसके चेहरे से चादर सरक गई और शहाब ने इसकी एक झलक देख ली। झलक देखते ही वो इसका दीवाना हो गया। दिल में ठान ली कि शादी इसी से करूंगा। इसे हासिल करने के लिए सर धड़ की बाजी लगा दूंगा। औरतें हसब जरूरत कपड़े खरीद कर चली गईं, मगर शहाब का सुकून खत्म हो गया। अब वो बहुत बेताब रहने लगा। बार बार उसी नकाब पोश हसीना की झलक नजरों में झिलमिला जाती और उसका करार खत्म हो जाता था। कभी कभी उम्र भर का एक लम्हा, किसी की कही हुई एक बात और किसी महविश की एक झलक इंसान को मजनू बना देती है। इसकी जिंदगी का मकसद व महवर बदल जाता है। दुनिया कुछ की कुछ हो जाती है। शहाब का अब कारोबार में दिल ना लग रहा था। इसका सारा ध्यान इस लड़की की तरफ था। दुकान पर जो लड़का मुलाजिम था, वो भांप गया कि मालिक को दिल का मर्ज लाहिक हो गया है। उसने बातों बातों में चादर वाली हसीना का जिक्र छेड़ा तो शहाब के कान खड़े हो गए और वो इस गुफ्तगू को दिलचस्पी से सुनने लगा। दूसरे मुलाजिम लड़के को अरशद बता रहा था, वो चादर वाली लड़की जिसका नाम सायरा है, मेरी बहन के पड़ोस में रहती है। ये खाला शब्बो की बेटी है। माँ सिलाई करती है, तभी उनका गुजारा है और कोई कफील नहीं है। सायरा का वालिद फौत हो चुका है। ये मालूमात शहाब के लिए किसी खजाने से कम न थीं। इसे ये जानकर बहुत सुकून मिला कि जो हसीना इसके मन को भाई थी, वो एक गरीब बेवा की बेटी थी। अगर अमीर होती तो उसे हासिल करना जुए शेर लाने के मुतरादिफ होता, मगर गरीब की बेटी को अपनाने के लिए कुछ ज्यादा पापड़ नहीं बेलने पड़ते। कुछ दिन सोच विचार के बाद मौसूफ शहाब ने माँ को एतमाद में लिया। दिल का हाल बयान करके दरख्वास्त की कि जाकर सायरा की माँ से रिश्ता तलब करो। माँ ने जवाब दिया, तुम शादीशुदा हो और बीवी तुम्हारी 8 बरस से रूठ कर मैके बैठी है। दूसरी शादी किसी कम सुन लड़की से करने के बजाय अपनी बीवी को मिना कर ले आओ। इसमें अल्लाह की खुशनुदी और तुम्हारी बेहतरी है। ऐसे दलाइल सुनने को वो कतई तैयार ना था। माँ से उलझने लगा। तभी माँ को अंदाजा हो गया कि बेटा सायरा की खूबसूरती का असीर हो गया है। अब कुछ नहीं हो सकता, इसे समझाना बेकार है। अभी वो इसी सोच में थी, क्या करे, किस तरह बेटे के दिल का करार ढूंढ लाए। बहू के मैके से चंद बुजुर्ग आए और इसरार किया कि अब लोग बहू को घर लाओ और इसे बिसाओ, वरना तलाक दे दो ताकि समन के वालिदैन उसकी शादी किसी और जगह कर दें। शहाब की बीवी माँ की रिश्तेदार थी और ये शादी उसने वालिदा की पसंद से की थी, ताहम बीवी से पहले दिन से ना बनी थी। वो उसे बसाना न चाहता था। बात बात पर लड़ाई होती और वो बीवी पर हाथ उठाता था। फिर समन तंग आकर मैके चली गई। कई बरस गुजर गए, वो उसे लेने न गया। समन के वालिदैन शुरू में सुलह की कोशिश करते रहे और अब वो कहते थे, बसाना नहीं है तो तलाक दे दो, हमारी बेटी की जिंदगी इस तरह बर्बाद ना करो। शहाब ने इन पैगामात का जवाब ना दिया तो वो लोग फैसला कुन बात करने आ गए। अब शहाब को हर सूरत फैसला करना था, सो उसने ठान ली कि अगर सायरा का रिश्ता मिल गया तो पहली बीवी को आजाद कर देगा। माँ ने बेटे की जिद मान ली और साथ वाले कस्बे रिश्ता तलब करने चली गई। उसने लड़की के घर की गुर्बत देखते हुए उनको 50,000 की पेशकश कर दी। गांव में रिवाज था, लड़का अमीर हो और लड़की का ताल्लुक गरीब घराने से हो तो शादी के अखराजात के नाम पर लड़के वाले लड़की के वालिदैन को माकूल रकम अदा करते थे। यूं रिश्ते के बदले गरीबों की माली मुआवनत हो जाती थी। यहां भी यही रस्म काम आ गई। सायरा की मां ने रकम के बदले बेटी का रिश्ता देने पर आमादगी जाहिर कर दी और शहाब की झोली मुरादों के फूलों से भर गई। उसने पहली बीवी को आजाद कर दिया। दूसरे गांव जाकर सायरा को बया लाने का एहतमाम कर लिया। वो अपनी कामयाबी पर बहुत खुश था। सोच भी ना सकता था कि इतनी जल्द और आसानी से इसे ये मनपसंद नई दुल्हन हासिल हो जाएगी। अब वीरान बेआबो गया जिंदगी एक खूबसूरत ख्वाब की मानिंद गुजरने लगी। कीमती मलबूसात, जेवर और दीगर सामान आराइश से सायरा के सामने ढेर कर दिए, क्योंकि इसकी कपड़े की बड़ी दुकान थी और माल व दौलत की कमी ना थी। सायरा भी अपने नसीब खुल जाने पर शादा थी। सहेलियां इसकी पुरतइश जिंदगी पर रश्क करती थीं। एक दूसरे से हसरत से कहती थीं, नसीब हो तो ऐसा। शहाब बीवी को दिल ओ जान से चाहता था। ये बात सारे गांव में मशहूर थी कि सायरा को मजनू मिल गया है और शहाब ने जब से मनचाही दुल्हन पाली है, इसकी खुशियों का ठिकाना नहीं है।
وہ پہلے سے کہیں زیادہ خوش اخلاق ہو گیا ہے۔ خوش اخلاقی اور کاروبار میں خوشحالی کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے۔ شہاب گاہکوں کے ساتھ حلیمی اور خوش اخلاقی سے پیش آنے لگا۔ کاروبار میں اضافہ ہوا اور جو مندی چل رہی تھی وہ نہ رہی۔ کاروبار دن دونی رات چوگنی ترقی کرنے لگا۔ سبھی کے منہ پر ایک ہی بات تھی کہ سائرہ کے آنے سے شہاب کی خوشحالی میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ بات شہاب نے بھی ذہن نشین کر لی اور وہ بیوی کی چاہت میں ڈوبا ہوا تھا۔ لوگ اس کی پہلی بیوی کو یاد کرتے تو اسے بدنصیب کا لقب دیتے اور دوسری کو خوش نصیب کہتے۔ سبھی دن ایک سے نہیں ہوتے، کہتے ہیں کہ کبھی کے دن بڑے اور کبھی کی راتیں، کہاوتیں درست ہوتی ہیں۔ ایک روز وہ ہو گیا جس کا گمان بھی نہ تھا۔ ایک معمولی سے واقعے نے سکون غارت اور آباد گھر کو تہس نہس کر ڈالا۔ سائرہ اپنی نند کے کنگھی کر کے بال سنوار رہی تھی اور ساس چارپائی پر بیٹھی چاول چن رہی تھی۔ اچانک ایک صدا سنائی دی، چوڑیاں اور پراندے لے لو، پازیب خرید لو۔ یہ چوڑیوں والا کبھی کبھی ادھر پھیری لگاتا تھا۔ قصبے سے آتا، خاص طور پر جب کسی گھر میں شادی بیاہ کی تقریب نزدیک ہوتی یا عید کا موقع ہوتا، اسے خبر ہوتی کہ اب قصبے والوں کو اس کی ضرورت ہے۔ گھروں میں سہاگنیں لڑکیاں بھی اس کی صدا کی منتظر رہا کرتی تھیں، کیونکہ اس کے پاس جو مال ہوتا وہ یہاں نہیں ملتا تھا۔ شہر سے خواتین کی دل پسند اشیاء خرید کر لاتا اور گاؤں و قصبے میں فروخت کیا کرتا۔ جہاں سائرہ رہتی تھی، اول تو بازار کوئی خاص نہ تھا۔ کچھ دکانیں تھیں جن میں یہ مال مطلوبہ دستیاب نہ ہوتا تھا، لہذا چوڑیوں والے اپنے ٹوکرے میں یہ سامان بھر کر سر پر رکھے گاؤں گاؤں صدا لگاتے اور دروازے پر پردہ نشین خواتین پسند کر کے خرید لیا کرتی تھی۔ اس روز بھی جب مٹھو کی صدا کانوں سے ٹکرائی تو سائرہ کی نند ریحانہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ دوڑتی ہوئی دروازے پر گئی اور مٹھو کو پکارنے لگی۔ وہ ایسی ہی پکار کا منتظر تھا۔ فوراً آ کر دروازے پر بیٹھ گیا اور ٹوکرا ڈیوڑی میں رکھ دیا، جہاں گھر کی خواتین اپنی من پسند چیزوں کا انتخاب کر سکتی تھیں۔ دوسری نند بطول نے ٹوکرے پر نظر ڈالی اور پکارنے لگی، بھابی سائرہ آنا، دیکھو کیسی شاندار چوڑیاں ہیں، آؤ مجھے بتاؤ کون سی لوں۔ سائرہ نے ساس کی طرف دیکھا جیسے اجازت طلب کر رہی ہو۔ وہ بولی، ہاں ہاں جاؤ دیکھو اور تم بھی اپنے لیے پسند کر لو۔ یہ چوڑیوں والا کبھی کبھار ہی پھیری لگاتا ہے، جانے پھر کب آئے۔ عید قریب ہے، جو پسند آئے لے لو۔ نند اور بھاوج ڈیوڑی میں بیٹھ کر ٹوکرے سے اپنی پسندیدہ چیزیں اٹھا اٹھا کر ایک جانب ڈھیر کرتی جاتی تھیں۔ انہوں نے چوڑیاں پسند کر لی، پھر بطول نے کہا، لالا ہم کو چوڑیاں پہنا دو۔ اس نے کانچ کی درجن بھر چوڑیاں دونوں کلائیوں میں پہن لی۔ پھر وہ سائرہ سے پوچھنے لگی، بھابی کیسی لگ رہی ہیں چوڑیاں؟ بہت اچھی، جواب ملا۔ تب وہ بولی، تو آپ بھی پہن لے بھابی۔ ساس نے کہا، ہاں ہاں دلہن تمہاری پہلی عید ہے، دونوں کلائیوں میں بھر کر پہنو۔ ساس کی اجازت پا کر اس نے خوبصورت لال رنگ کی چوڑیوں کا انتخاب کیا اور مٹھو سے بولی، یہ پہنا دو۔ اس نے کلائیاں آگے کر دی اور مٹھو نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر چوڑیاں چڑھانا شروع کر دی۔ اتفاق سے شہاب اسی وقت گھر پہنچ گیا۔ اس نے جو بیوی کا ہاتھ غیر مرد کے ہاتھ میں پایا تو اس کو بہت برا لگا۔ مٹھو کو گالیاں دی اور اس کا ٹوکرا اٹھا کر ڈیوڑی سے باہر پھینک دیا۔ پھر سائرہ کو درشتی سے کھینچ کر گھر کے اندر لے آئے۔ اس غیر متوقع رد عمل پر وہ گھبرا گئی۔ شہاب دھاڑنے لگا، کیا یہ تیرا یار لگتا تھا؟ کیوں تو نے اپنا ہاتھ ایک غیر مرد کے ہاتھ میں دیا؟ اس کے ساتھ ہی ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا کہ آنکھوں کے آگے تارے ناچنے لگے۔ بول، کیوں تو نے غیر مرد کو اپنے ہاتھ کو چھونے دیا؟ وہ کیا بولتی جبکہ یہاں کی کچھ عورتیں چوڑیوں والے سے چوڑیاں پہن لیتی تھیں، خود اس کی بہن نے بھی تھوڑی دیر پہلے پہنی تھیں۔ جب بار بار شہاب نے ایک ہی بات غصے میں دہرائی، کیا لگتا تھا وہ، کیوں ہاتھ پکڑایا اسے، تو سائرہ کو بھی غصہ آ گیا۔ وہ چیخ پڑی، ہاں یار لگتا تھا، ملنے آیا تھا مجھ سے چوڑیوں والا بن کر۔ یہ سننا تھا کہ شہاب غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بیوی کو بالوں سے پکڑ لیا اور اس قدر مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ تب وہ منہ سے جھاگ اڑاتا گھر سے باہر نکل گیا۔ ماں اور بہن کی بھی ایک نہ سنی۔ 2 دن بعد جب سائرہ کی حالت کچھ بہتر ہوئی، ساس نے کہا، بیٹی شہاب تجھ سے بہت محبت کرتا ہے، تبھی وہ تیرے ہاتھ کو کسی غیر مرد کے ہاتھ میں دیکھ کر برداشت نہ کر سکا اور غیرت میں ایسے کلمات اس کے منہ سے نکلے ہیں۔ اس کی باتوں کو دل پر نہ لے، بہتر ہے کہ 2-4 روز کے لیے میکے چلی جا۔ جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تجھے لینے آ جائے گا۔ یوں ساس کے کہنے پر وہ میکے آ گئی۔ 2 روز بعد شہاب گھر آیا اور ماں سے بیوی کا پوچھا۔
माँ ने कहा मैं के गई है, ये ना बताया कि मैंने भेजा है। वो लाल बबूला हुआ कि मेरी इजाजत के बगैर क्यों मैं के चली गई, उसने घर से कदम निकाला कैसे? मैं के जाना ही था, मैं खुद इसे छोड़ आता। इसी वक्त वो सायरा के गांव पहुंचा। सायरा ने सुना कि शहाब आया है, गुस्से में तो थी, फौरन बराबर वाले घर चली गई। सायरा की मां को भी गुस्सा था। तभी इसने दामाद को बुरा भला कहा कि तुमने नाहक मेरी बेटी को इतना मारा, हालांकि वो बदचलन नहीं है और न किसी से इसका वास्ता है, फिर क्यों तुमने इसके साथ ऐसा सलूक किया है? जो हुआ सो हुआ, अब सायरा को मेरे साथ भेजो, मैं लेने आया हूं। ऐसे तो हर गज ना भेजूंगी। पहले गांव के चंद बुजुर्गों को लाओ, वो जमानत दें कि आइंदा तुम सायरा पर हाथ नहीं उठाओगे, तब भेजूंगी। इनकार सुनकर वो आपे से बाहर हो गया और सास को बुरा भला कहने लगा। शोर सुनकर पास पड़ोस के लोग आ गए। उन्होंने सायरा की मां की तरफदारी की, जिस पर दामाद ने अपनी सख्त सुबकी महसूस की, क्योंकि इस महल्ले में इस बेवा औरत की सभी इज्जत करते थे। वो शहाब के मुंह से बदकलिमात सुनकर खफा होने लगे। उन्होंने समझाना चाहा, मगर इस बंदे ने इस अमर को भी इहानत जाना। महल्ले वाले शहाब को मजबूर करने लगे कि अपने बुजुर्गों को लाओ, फिर सायरा को तुम्हारे हवाले करेंगे। शहाब तिलमिला कर रह गया। वो खाली हाथ वापस आया और गांव आकर अपने चंद दोस्तों के पास गया। सूरत हाल बयान की और उनसे मशवरा तलब किया। कुछ बदखा दोस्तों ने, जो आवारा किस्म के थे, उसको उकसाया कि तुम्हारी सास और उसके महल्लेदारों ने तुम्हारी बेइज्जती की है, गैरत है तो बदला लो। एक दोस्त ने कहा, जब किसी औरत से किसी गैर मर्द से ताल्लुकात हों तभी वो मैके में बैठ जाती है और शौहर लेने आए तो बहाने करती है। पता करो कहीं तुम्हारी बीवी के किसी गैर से मरासिम तो नहीं है। गरज ऐसे शक व शुबहात दिल में जागुज़ीन किए और शहाब का दिमाग घूम गया। दोस्तों ने सलाह दी कि बीवी शौहर के साथ वापस घर आने से इनकारी हो तो इसका बंदोबस्त कर देना चाहिए। यूं शहाब को साथ लिया और रात की तारीकी में सायरा की मां के घर पहुंच गए। वो उनके घर की दीवारें फलांग कर सहन में आ गए। सर्दियों के दिन थे, मां बेटी अंदर सो रही थीं। आहट से मां की नींद टूट गई। बेटी के सरहाने चार मर्दों को पाकर चीख निकल गई। उन्होंने आगे बढ़कर मां का गला दबा दिया और हमेशा के लिए इसे खामोश कर दिया। ये मंजर देखकर सायरा बेहोश हो गई। उन्होंने इसे बेहोशी के आलम में उठा लिया और खेतों से दूर वीराने में ले आए। शहाब ने दोस्तों से दरियाफ्त किया, अब क्या करना है? वो कहने लगे, जो गैरतमंद करते हैं वही करना है। ये बदनाम हो गई है। बीवी बनाकर रखोगे तो लोग तुमको बेगैरत कहेंगे और जीने ना देंगे। ये कहकर वो जो कुदाल साथ लाए थे, इससे गड़ा खोदने लगे। शहाब का दिमाग माउफ था। इसकी कुछ समझ में ना आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, सही हो रहा है या गलत। इतने में इसके 3 साथियों ने गड़ा खोद लिया। बेहोश सायरा को इसमें डालकर ऊपर से मिट्टी भरने लगे और मिनटों में गले को पुर करके वो शहाब को साथ लेकर वापस आ गए। बदनसीब लड़की बगैर किसी कसूर एक मामूली बात पर जिंदा दरगोर कर दी गई। गांव के जाहिलों के नजदीक ये एक गैरतमंदाना और काबिल फख्र कारनामा था जो उन्होंने अंजाम दिया था। इधर जब सायरा की मां के कत्ल की खबर गांव वालों को हुई, घर के दरवाजे पर इकट्ठे हो गए। महल्लेदारों ने कहा, यह काम सिर्फ और सिर्फ शहाब का है। फौरन पुलिस को इत्तला की और वो शहाब को गिरफ्तार करके ले गई। जो कुछ हुआ मां के रूबरू हुआ, लिहाजा वो बहुत गमज़दा थी। बेटे से जेल में मुलाकात करने पहुंची और उसे बुरा भला कहने लगी कि ये तो ने किया, गजब किया। सास को नाहक मार डाला और बीवी को गायब करा दिया। आखिर तो ने ऐसा उनके किस जुर्म पर किया? मैंने उजलत में खुद बीवी को बदनाम कर डाला था। किसी गैर मर्द के हाथों में उसने अपना हाथ दिया था। मैं इस मंजर को बर्दाश्त न कर सका। सब लोगों ने ये बात मेरे मुंह से सुन ली है, तो अब मैं कैसे उनकी ज़बानें बंद कर सकता हूं? ये लोग तरह तरह की गलीज कहानियां घड़ चुके हैं। हर शख्स गांव और कस्बे का बरमला कह रहा है कि शहाब की बीवी का चलन दुरुस्त न था, वो बदकिरदार औरत थी और उसके चूड़ियों वाले से ताल्लुकात थे। खुद शौहर ने रंगे हाथों पकड़ा है। ऐसी औरत को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। गैरत का तकाजा यही है कि उसे मार दिया जाए। ऐसी बातें सुनकर मैं असल किस्सा किसी को नहीं बता सका। बताऊं भी तो लोग कब यकीन करेंगे? वो मुझे ही झूठा और बेगैरत कहेंगे। तभी मुझे ये कदम मजबूरन उठाना पड़ा। ना मैं सास को मारना चाहता था और ना सायरा को। ये काम मुझसे मेरे दोस्तों ने कराया है। क्या तुमने सायरा को भी मार दिया है? हाँ, मेरे दोस्तों ने मेरी आंखों के सामने इसको जिंदा कब्र में दफन कर दिया और मैं उन्हें रोक ना सका।
क्योंकि वो मुझे बेगैरत कहते और गांव में मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहता। ये सुनकर मां फूट फूट कर रोने लगी थी। खौफ के मारे इसने ये भी ना बताया कि तुम्हारी बहन बतूल ने भी इसी मर्द से चूड़ियां पहनी थीं। सारी हकीकत का मां को पता था, इसमें बहू का कोई दोष न था, मगर वो गांव वालों की जबानों को बंद न कर सकती थी। बेटे की जान भी बचाना लाजिम था, बस उसे बेटे की हां में हां मिलानी पड़ी। हर एक को यही कहना पड़ा कि उसकी बहू के इस शख्स से नाजायज मरासिम थे जो चूड़ियों वाला बनकर उनके दर पर आया था। शहाब बेटे ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया तो गैरत की वजह से सायरा का खून कर दिया। चंद साल जेल में सजा काट कर वो रहा हो गया, मगर उसके बाद किसी ने इस शख्स को कभी मुस्कुराते नहीं देखा। इसको कलक था कि बीवी और सास के साथ इसने एक और हस्ती का भी खून किया है, और वो हस्ती इसकी बीवी के शिकम में परवरिश पा रही थी, अपने बच्चे का भी वो कातिल था। ये खलिश अब किसी पहलू उसे सुकून नहीं लेने देती थी। रिहाई के बाद कुछ दिन दुकान पर बैठा। दुकान गैर मौजूदगी में मुलाजिम चला रहे थे, उन्होंने काफी खसारा दिया। इस खसारे को शहाब पूरा नहीं कर सकता था, उसका दिमाग उलझा रहता। नौबत यहां तक पहुंची कि दुकान बंद हो गई और वो घर में बैठ गया। सारा दिन घर पड़ा रहता और सोचता रहता। इसे अपने जाहिल दोस्तों से भी नफरत हो गई। वो मिलने आते तो कहलवा देता कि घर पर नहीं है। रफ्ता रफ्ता उन्होंने आना छोड़ दिया। तन्हाई शहाब का मुकद्दर बन गई। इस शख्स को खबर थी कि ये अलमनाक वाकया महज उसकी तबीयत के उबाल से वकूअ पजीर हुआ। वो एक गुस्सावर, जल्दबाज किस्म का आदमी था, जिससे मोहब्बत करता टूट कर करता था, और जब बदगुमान होता तो फिर हकायक की परवाह नहीं करता था। शख्सियत की इस खामी ने घर उजाड़ा और उसके नाम 3 खून लिखे गए। अब वो रातों को जागता था, सायरा को याद करके रोता और पछताता था, मगर गया वक्त हाथ आता नहीं। सोच सोच कर जाग जाग कर वो दीवाना हो रहा। लोग कहते थे इसका दिमाग चल गया है, दिनों नहाता नहीं है, हफ्तों कपड़े नहीं बदलता है, खाना पीना नींद आराम सब भला दिया है। ऐसे में आंखें वहशत से उबली पड़ती थीं, गुस्सा बेपना आता, बिला वजह लड़ने और झगड़ने लगता। गांव वाले सभी कहते थे 3 कत्ल किए हैं तभी पागल हो गया है, इससे बच्चों कभी खून सर चढ़ गया तो हमको ही ना मार दे। किसी के बारे ऐसे ख्यालात पुख्ता हो जाएं तब लोग इससे दूर ही रहते हैं। वो शख्स मतूब ठहरता है तो और पागल हो जाता है, लोगों से घबराता है, वीराने में सुकून आता है। शहाब ने भी वीरानों में पनाह लेना चाहिए। वो मुस्तकिल कब्रिस्तान में बैठने लगा। जब लड़के वहां गुजरते, एक मेले कुचैले शख्स को किसी न किसी कब्र के पास बुड़बुड़ाते देखते तो पागल पागल कहकर पत्थर मारते और दौड़ जाते। शहाब उनको गालियां देता, जवाब में पत्थर मारता या उनके पीछे दौड़ने लगता। वो पागल ना था, गमज़दा था। कोई गमगुसार ना मिला और एहसास जुर्म ने इसको नफ्सियाती मरीज बना दिया। तब गांव के लोगों ने ऐलान कर दिया कि शहाब पागल है। कोई कातिल हो वो मुआशरे में समझ आता है, मगर जिसको सब पागल करार दे दें वो मुआशरे में नहीं रह सकता। लोग उसे मुआशरे से निकाल देते हैं। शहाब का अंजाम यह हुआ कि एक रोज रात के वक्त दीवानगी में नहर में छलांग लगाकर अपना खात्मा कर दिया। मगर गांव वालों पर यह सदाकत वाज़े हो गई कि कभी इंसान को बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए और न किसी मामले में किसी को कत्ल पर उकसाना चाहिए। नाजरीन, ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।